हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अलका गोयल। आज हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार व न्यायिक व्याख्याएं। स्टूडेंट्स, मेरी भारतीय राज्य व्यवस्था के वीडियो की श्रृंखला में अभी तक आपने भारतीय संविधान की बेसिक जानकारी, संघात्मक शासन व्यवस्था, संशोधन प्रक्रिया, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, उन सब की जानकारी मैंने आपको दी है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। और आज जो हम विषय पढ़ रहे हैं वो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिनके लिए हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है। लंबा ये कहें आज़ादी का संघर्ष भी हमने अधिकारों के लिए ही करा है, और इन अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाला है हमारा न्यायालय। लेकिन न्यायालय के सामने बहुत सारी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों में भी वर्णित हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य में वर्णित हैं, और न्यायालय के सामने ऐसी बाध्यताएं आ जाती हैं कि कई बार हमारे मौलिक अधिकार उससे बाधित हो जाते हैं। और न्यायिक सक्रियता एक जो स्थिति है उसका उद्भव हुआ। ऐसी में न्यायिक सक्रियता क्या है ये मैं अभी आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगी। और एक वीडियो और मेरा इस तरह का आएगा जिसमें मैं आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में इन अनुच्छेदों को लेकर के, इन प्रावधानों को लेकर के क्या आपस में संघर्ष रहा है, क्या विवाद रहा है, वो भी मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज हम पहले इस मुद्दे पर बात करते हैं। जो हमारी न्यायपालिका है वह संविधान का संरक्षण करती है, हमारे का उसको संरक्षक माना गया है। यानी यदि हमारे संविधान की किसी व्यवस्था पर विवाद उठता है, कोई कानून ऐसा बन जाता है जो कि हमें ऐसा लगता है हमारे न्यायालय को कि ये हमारे संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत जा रहा है, कहीं अलग जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा न्यायालय अपनी व्याख्या में उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर हम केवल मौलिक अधिकारों को लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लंबा है। न्यायिक पुनर्वलोकन के नाम से मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, आगे लेकर आऊंगी, तो तब मैं आपको उसका विस्तार बताऊंगी। जो न्यायालय है वो उस अनुच्छेद के भावार्थ की व्याख्या करता है और उस समस्या का निपटारा करता है। तो हमारी जो व्यवस्था है, विशेषकर चूंकि भारत में तो संघीय व्यवस्था है, इसलिए न्यायपालिका की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोई भी केंद्र राज्य में यदि कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वही उस विवाद का अंतिम और बाध्यकारी निर्णय कर सकती है, क्योंकि नीचे के जो न्यायालय उनसे अपील होकर वो जो विवाद है वो ऊपर के न्यायालयों में जाता है। क्योंकि यहाँ हम केवल मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो मैं मौलिक अधिकारों का ही लेकर आती हूँ मुद्दा। हाँ, जो अनुच्छेद 13 है, देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हीं में ही अनुच्छेद 13 है, और अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि राज्य का कोई भी ऐसा कानून या नियम या आदेश नहीं चल सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। यानी मौलिक अधिकार हमारे जो संविधान के भाग 3 में है वो हमारे लिए बहुत ही मौलिक है। मौलिक का मतलब वो संविधान प्रदत्त है, कोई उनका हनन नहीं कर सकता है, इसलिए वो मौलिक है। तो अनुच्छेद 13(2) में ये कहा गया है, यदि ऐसा होता है तो पीड़ित पक्ष अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपयुक्त उच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपने रिट दायर कर सकता है, अपनी याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 226 में राज्य में और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर होती है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 ये हमारे संविधान के भाग 3 में ही है। संविधान में 12 से लेकर के और 35 तक मौलिक अधिकारों का हमारा जो उल्लेख किया गया है, इसके वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इनसे संबंधित और भी वीडियोस मैं अभी आपको अपलोड करूंगी, तो आप वो वीडियोस मेरे जरूर देखिएगा, जहां मैंने विस्तार से अनुच्छेद 32 के बारे में आपको बताया है। मैं वैसे इसका लिंक भी इसमें डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। न्यायालय जो है उस याचिका की सुनवाई करता है तथा चुनौती दिए गए कानून या आदेश को उस सीमा तक रद्द कर सकता है जब वह संविधान के प्रावधानों को अतिक्रमण करे। यानी यदि कोई मौलिक अधिकारों की का हनन करता है तो ऐसी स्थिति में
न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है यदि इस प्रकार का कोई कार्य किसी के द्वारा कोई नियम या आदेश इस प्रकार का बन गया है। ठीक है, तो इस न्यायिक व्याख्याओं में ये कई बार हुआ है कि यदि कोई कानून सरकार ने ऐसा बनाया है, देखिए यहाँ 32 के अंतर्गत यदि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है कोई कानून, उसके द्वारा हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी ये लागू होता है, और किसी व्यक्ति के द्वारा यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी ये लागू हो रहा है। ठीक है, तो जो न्यायपालिका द्वारा की व्याख्या हुई है अभी तक, बहुत सारी व्याख्याओं में हमारे मौलिक अधिकारों को दोबारा से परिभाषित भी किया है और प्रभावित भी किया है। तो हम एक एक उसको बिंदु को लेते हैं। मौलिक अधिकारों के भावार्थ की व्यापकता, यानी समय समय पर जो व्याख्या की गई है मौलिक अधिकारों के न्यायालय ने, तो उनकी व्याख्या से मौलिक अधिकार और भी ज्यादा व्यापक बन गए, यानी एक मौलिक अधिकार के साथ में और भी बहुत सारे मौलिक अधिकार जुड़े हुए हैं, जिनको कि हम देखेंगे किस किस प्रकार से वो मौलिक अधिकार जुड़े हैं। और जैसे मैंने न्यायिक सक्रियता की बात आपको कही थी, ये न्यायिक सक्रियता है कि न्यायपालिका स्वतः संज्ञान भी ले सकता है और तुरंत एक्शन भी ले सकता है यदि कोई उसको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या सरकार ही किसी मौलिक अधिकार का हनन करने वाले कानून का निर्माण कर रही है। तो न्यायपालिका काफी सक्रिय है इन दिनों में भी। अब एक है कि अनुच्छेद 21 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का अधिकार हमें दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्यापक व्याख्या करी है और ये आदेश दिया है सरकारी अधिकारियों को कि भयानक रोगों के फैलने को रोका जाए। देखिए अभी बहुत भयानक रोग से हम बड़ी मुश्किल से निजात पाई है हमने, कोरोना महामारी से, वैश्विक महामारी से। तो भयानक रोगों के फैलने को रोका जाए, गंदे नालों की सफाई की जाए, क्योंकि इनसे बहुत सारे जो गंदे पानी के रोग होते हैं उनसे लोग मरते हैं, उनके जीवन का अधिकार खत्म होता है। पर्यावरण के प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाया जाए, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई बंद की जाए, लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने की दशाएं स्थापित की जाए, यानी ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। ये सब इसलिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत है क्योंकि जीवन के अधिकार को जीने के लिए हमें इन सब स्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। हमारा पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कोई रोग नहीं फैलना चाहिए, हर जगह साफ सफाई हो, हरियाली हो, सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें जिससे कि कोई पलायनवादी प्रवृत्ति नहीं आए, कोई आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा नहीं हो। तो ये सब जो है व्याख्याएं न्यायपालिका ने की हैं, जो कि जीवन के अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमको दिया गया है उसको और भी ज्यादा व्यापक बनाते हैं। इसके साथ ही जब आलोचकों ने आपत्ति उठाई कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे निर्णय दे रहा है जिनका संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, लेकिन देखिए ये जो ऊपर बातें आई हैं कि वनों की कटाई नहीं की जाए या पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, तो ये मौलिक अधिकार हमारा जो जीवन का अधिकार है उससे संबंधित है। चूंकि ये निहित अधिकार हम मान सकते हैं कि जो जीवन का अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार, उसमें ये निहित है सारी चीजें, तो ऐसी बात नहीं है। और आलोचना तो बहुत लोग इस तरह की बेवजह की आलोचना करते हैं, लेकिन जो हमारे न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश जो मैंने यहाँ पर इंगित किए हैं, BR कृष्णा अय्यर, PN भगवती वगैरह, तो इन्होंने भी तर्क दिया है कि ये मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या का परिणाम है। यानी जब हम व्यापक व्याख्या करते हैं किसी भी परिणाम की, तो किसी भी अधिकार की जब व्यापक व्याख्या कर रहे हैं तो बहुत सारे निहित अधिकार हमारे आते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पर अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में तो सब कुछ बहुत शॉर्ट में है, वहां पर सब कुछ निहित शक्तियों के अंतर्गत ही होता है और किसी भी एक कार्य के लिए उसकी सहायक बहुत सारे कार्य हमें करने होते हैं। इसी प्रकार से निहित अधिकारों का सिद्धांत भी सामने आया है। इसी प्रकार से सममौलिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन भी हुआ है और ये कहा गया कि केवल वही मौलिक अधिकार नहीं है जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अपितु अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में कुछ अन्य अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है, जैसे वोट देने का अधिकार, यानी हम मत दें, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हमको दे दिया गया अब इस रूप में कि
प्रत्येक बच्चा जो है वो पढ़ना चाहिए, पढ़े वो बच्चा, निशुल्क पढ़े। गोपनीयता का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये अधिकार हमें बाद में सारे मिले हैं। अमानवीय दंड या ताड़ना से बचने का अधिकार है, सब हर कोई व्यक्ति जो है उसको अमानवीय दंड नहीं दिया जा सकता। और स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के रखरखाव का अधिकार, तो ये अधिकार सममौलिक अधिकार यानी मौलिक ही है, उनके समान है ये अधिकार जो कि बाद में दिए गए हैं। वोट का अधिकार तो हमें शुरू से ही मिला हुआ है। और जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, और हमारे जो राजनीतिक समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत हैं, उनमें भी ये अधिकार स्वतः ही निहित है। और जो न्यायालय है, इन अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हमेशा तैयार रहता है, उनमें इसके लिए रिट दायर की जा सकती है। इसी प्रकार से निहित मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का निर्धारण है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मतलब निहित हैं, यानी मैंने अभी आपको बताया था निहित मौलिक अधिकार कि कोई भी अधिकार जो है वो उसके अंतर्गत है, माने जैसे जीवन का अधिकार है उसके अंतर्गत अन्य अधिकार होते हैं। तो निहित मौलिक अधिकार यानी एक अधिकार के अंतर्गत अन्य अधिकार भी छिपे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक केस था बेला बनर्जी केस, और उच्च न्यायालय ने ये कहा कि मुआवजा उचित हो सकता है यदि वह मुआवजा उस समय के बाजार भाव के अनुकूल हो, यानी जो रेट बाजार में चल रही है उस जगह की, या कोई भी जो अधिकृत किया है, कोई भी कुछ भी चीज यदि किसी की अधिकृत की है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का ये अधिकार है, कोई चीज उसकी है तो उसको उसके एवज में मिलना चाहिए। जबरदस्ती बिना उसको कुछ दिए उससे वो चीज नहीं ली जा सकती, चाहे वो जमीन है या अन्य कोई बात है। इसी प्रकार से एक मेनका गांधी केस है, तो इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए विदेश में जाता है, दूसरी जगह यदि जाता है, तो उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19 के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये यहाँ भी लागू है, दूसरी जगह भी वो अपनी बात कह सकता है, तो इसके लिए उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता। तो समय समय पर न्यायालय ने जो भी निर्णय दिए हैं वो मौलिक अधिकारों की उनसे रक्षा हुई है, उनका जो क्षेत्र है उसको व्यापक हुए हैं वो क्षेत्र, और उसका और भी हमें निहित मौलिक अधिकार मिले हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे पहले से व्यापक ही हुए हैं, तो हमें इन मौलिक अधिकारों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, साथ ही निहित मौलिक अधिकारों का भी अध्ययन करना चाहिए। न्यायालय वास्तव में हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक रहा है, जिसने समय समय पर एक के साथ में और भी अधिकार हमें प्रदान किए हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप निरंतर मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।